यह कहानी है एक छोटे मगर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लड़के आर्यन की, जो भारत के एक शांत पहाड़ी गांव देववन में रहता है। आर्यन की आवाज में एक अजीबोगरीब शक्ति है। जब वह साधारण आवाज में बोलता है तो वह मधुर और मनमोहक होती है, लेकिन जब वह सबसे बड़ी आवाज में बोलता है तो उसकी आवाज भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़ने लगती है। यह आवाज न केवल कानों को सुन कर देती है, बल्कि वस्तुओं को कंपन से तोड़ सकती है, यहाँ तक कि मौसम को भी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय भूकंप आता है, जिसका कारण आर्यन की अनजाने में निकली सबसे बड़ी आवाज होती है। इस घटना से दुनिया की दो शक्तिशाली संस्थाएं हरकत में आती है। ध्वनि शोध संस्थान, एक वैज्ञानिक संगठन जिसका नेतृत्व सनकी लेकिन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉ. जारा कर रही है। उनका लक्ष्य है इस आवाज के पीछे के विज्ञान को समझना और इसे मानव जाति के भले के लिए उपयोग करना। छाया निगम, एक गुप्त आपराधिक संगठन जिसका नेतृत्व अधिपति करता है। वे इस आवाज को एक सुपर वेपन महाहथियार में बदलना चाहते हैं, जिससे वे दुनिया पर नियंत्रण कर सकें। आर्यन अपने वफादार और हास्यप्रद दोस्त मिकी, एक बातूनी पहाड़ी बकरी, के साथ मिलकर भाग निकलता है। आर्यन को अपनी शक्ति को नियंत्रित करने और उसका सही उपयोग सीखने के लिए डॉ. जारा की मदद चाहिए, इससे पहले कि छाया निगम उसे पकड़ ले। कहानी एक मजेदार चूहे-बिल्ली के खेल, रहस्य, रोमांच और दिल को छू लेने वाले पल से भरी हुई है, जहां आर्यन सीखता है कि सबसे बड़ी आवाज दुनिया को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए बनी है, और यह आवाज उसके अंदर के साहस और सच्चाई से आती है। कहानी का पहला भाग, देववन का रहस्य। हिमालय की गोद में बसा देववन एक ऐसी जगह थी जहां हवा में देवदार के पत्तों की खुशबू और सुबह सुबह पहाड़ों पर गूंजने वाली चिड़ियों की चहचहाहट घुली रहती थी। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था आर्यन, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, पर उसका दिल एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। आर्यन की पहचान उसकी आवाज थी। जब वह फुसफुसाता था तो ऐसा लगता था जैसे हवा में बांसुरी बज रही हो। जब वह हंसता था तो झरने का संगीत भी फीका पड़ जाता था। लेकिन आर्यन के साथ एक समस्या थी, उसे अपनी सबसे बड़ी आवाज का पता नहीं था, और जब भी वह गुस्से में, घबराहट में या बहुत खुशी में चिल्लाता था तो यह आवाज एक छोटे मोटे भूकंप का रूप ले लेती थी। आर्यन का सबसे अजीबोगरीब दोस्त था मिकी, एक सफेद पहाड़ी बकरी। मिकी साधारण बकरी नहीं थी, वह बोलती थी। हाँ, आपने सही सुना, बोलती थी। वह भी एकदम शुद्ध, मजाकिया और दार्शनिक हिंदी में। मिकी, आर्यन, सुनो, ये जो तुम रोज सुबह, अरे वाह, आज तो आलू के पराठे हैं, कहकर चिल्लाते होन, इससे मेरी सुबह की शांति भंग हो जाती है, और कल मेरे एक सींग पर थोड़ा सा प्लास्टर भी उतर गया था। आर्यन, हंसते हुए, मिकी, तुम तो बस बहाने बनाते हो। तुम खुद ही तो हमेशा और तेज बोलो कहते रहते हो ताकि तुम्हारी आवाज पहाड़ों में गूंज सके। मिकी, अत्यंत गंभीरता से, देखो, मेरी आवाज गूंजती है, विनाश नहीं करती। तुम जब चिल्लाते हो तो मुझे लगता है जैसे दुनिया का सारा मसाला एक साथ मेरे पेट में उबल रहा हो। वह भयानक आवाज। यह एक शांत दोपहर की बात है। आर्यन अपनी माँ के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेने गया था। अचानक उसने देखा कि एक शिकारी जाल बिछाकर एक दुर्लभ, सुनहरी तीतर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन को जानवरों से बहुत प्यार था, और यह देखकर उसका खून खौल उठा। आर्यन, गुनगुनाते हुए, छोड़ दो उसे, शिकारी काका। शिकारी ने अनसुना कर दिया। उसने जाल खींचना शुरू कर दिया। आर्यन, थोड़ा जोर से, मैंने कहा, उसे छोड़ दो। शिकारी ने पलटकर आर्यन को देखा, हंसा और जाल खींचने लगा। तीतर डर के मारे चीखने लगा। आर्यन के अंदर कुछ टूटा। क्रोध, दुख और अन्याय की भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। उसने मुट्ठी भींच ली, आंखें बंद की, और एक ऐसी चीख निकाली जो किसी इंसान के गले से निकलनी असंभव थी। जैसे ही यह आवाज निकली, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की पत्तियां जोर से बजने लगीं, जैसे कोई 1000 ड्रम बजा रहा हो। शिकारी के हाथ से जाल छूट गया और उसके कान सुन हो गए। सबसे आश्चर्यजनक, जमीन में एक दरार पड़ गई। आर्यन ने डरकर आंखें खोलीं। शिकारी भागा जा रहा था। तीतर उड़ गया। मिकी, जो एक पेड़ के पीछे छिपा था, कांपते हुए बाहर आया। यार आर्यन, यह क्या था?
मेरे तो पूरे शरीर की हड्डियां फिर से व्यवस्थित हो गईं। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर 100 डीजे एक साथ चला दिए हों। यह सबसे बड़ी आवाज थी। आर्यन खुद हैरान था। मुझे नहीं पता, मिकी। जब मुझे गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। यह घटना देवन के एक छोटे से गांव तक ही सीमित नहीं रही। 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में ध्वनि शोध संस्थान आरई के मुख्यालय में लगे एक अत्यंत संवेदनशील भूकंपमापी साइस्मोग्राफ पर एक अविश्वसनीय रीडिंग दर्ज हुई। वैज्ञानिकों का आगमन। ध्वनि शोध संस्थान आरई में डॉक्टर जारा, एक 35 वर्षीय ऊर्जावान वैज्ञानिक, अपनी टीम को जगाती है। डॉ जारा आवाज और कंपन पर शोध करती थीं और उनकी डेस्क पर एक अजीबोगरीब रीडिंग फ्लैश हो रही थी। डॉ जारा उत्साह से चिल्लाती है, देखो, यह रीडिंग, यह अविश्वसनीय है। 5.0 तीव्रता का भूकंप, लेकिन इसमें कोई टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधि नहीं है। यह शुद्ध ध्वनि कंपन है। इस तरह की ऊर्जा सिर्फ क्रैकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट में रिकॉर्ड की गई थी, और वह भी प्राकृतिक थी। यह मानव निर्मित लग रहा है। शोधकर्ता अमित, मैडम, इसका मतलब क्या है? क्या किसी ने कोई नया सुपरसोनिक हथियार टेस्ट किया है? डॉ जारा, नहीं, अमित। डेटा को ध्यान से देखो। कंपन का पैटर्न ह्यूमन वॉइस बॉक्स, मानव स्वरयंत्र के अनुरूप है। किसी इंसान की आवाज में इतनी शक्ति है। हमें स्रोत खोजना होगा तुरंत। मैप पर देवन नाम का गांव दिखा रहा है। तैयारी करो, हम वहीं जा रहे हैं। उधर दुनिया के अंधेरे कोनों में छाया निगम का अधिपति भी इसी डेटा को देख रहा था। अधिपति एक रहस्यमय, हमेशा परछाइयों में रहने वाला व्यक्ति था, जिसका लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक को चुराना और उसका दुरुपयोग करना था। अधिपति, एक धीमी, गंभीर आवाज में, वह आवाज, यह वही शक्ति है जिसका हमारे पूर्वजों ने जिक्र किया था। ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि। इसे जल्द से जल्द मेरे लिए सुरक्षित करो। अगर यह छोटा सा बच्चा इस आवाज को नियंत्रित करना सीख गया, तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अपने सर्वश्रेष्ठ एजेंट साइलेंस को भेजो। मुझे असफलता स्वीकार नहीं है। आर्यन, मिकी और देवन गांव को अब यह पता नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सबसे खतरनाक आपराधिक शक्तियां अब उनकी शांत दुनिया की ओर बढ़ रही है। आगे क्या होगा? क्या डॉ जारा आर्यन को खोज पाएंगी और उसे उसकी आवाज को नियंत्रित करने में मदद करेंगी? छाया निगम का खतरनाक एजेंट साइलेंस कौन है, और क्या वह आर्यन को पकड़ पाएगा? आर्यन और मिकी कैसे इस भागम-भाग में मजेदार तरीके से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है, जिसे अक्सर यमराज का जवाब या स्वर्ग का अधिकारी कौन के नाम से जाना जाता है। यह कहानी दिखाती है कि स्वर्ग या नर्क का निर्णय केवल बाहरी कर्मों या दिखावे पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक भाव, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता पर आधारित होता है। यहाँ कहानी का एक संस्करण दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वापस स्वर्ग लोक लौटे। उनका मन बहुत विचलित था। उन्होंने स्वर्ग के द्वारपाल यमराज को प्रणाम किया और पूछा, नारद मुनि, हे यमराज, मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहां मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में दुखी है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे साधारण लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, किसी आडंबर में नहीं पड़ते, फिर भी वे अत्यंत संतोषी और खुश हैं। कृपया यह बताएं कि स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है? यमराज मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, आपका प्रश्न बहुत गूढ़ है। मैं इसका सीधा उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि आपको एक छोटा सा काम देता हूं। यमराज का काम। यमराज ने नारद मुनि को तेल से भरा हुआ एक छोटा मटका दिया। यमराज, देवर्षि, आप यह तेल का मटका लेकर एक बार फिर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस मटके से तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। जब आप यह यात्रा पूरी कर ले, तब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने मटका लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे चलते रहे,
उनका सारा ध्यान मटके पर लगा रहा कि कहीं एक भी बूंद न गिर जाए। उन्होंने मंदिरों, बाजारों और जंगलों को पार किया, लेकिन उनकी आंखें एक पल के लिए भी मटके से नहीं हटीं। कुछ समय बाद वह वापस स्वर्गलोक पहुंचे और गर्व से यमराज के सामने मटका रख दिया। नारद मुनि उत्साह से, हे यमराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। यह देखिए, मटका पूरा भरा हुआ है और तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी है। स्वर्ग का सच्चा जवाब। यमराज ने मटके की ओर देखा और फिर नारद मुनि से एक साधारण सा प्रश्न पूछा। यमराज, देवर्षि, मुझे यह बताइए कि जब आप पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तब आपने रास्ते में नारायण, ईश्वर का नाम कितनी बार लिया? नारद मुनि एकदम शांत हो गए। वह सोच में पड़ गए और फिर बोले। नारद मुनि शर्मिंदा होते हुए, हे यमराज, जब मैं यात्रा कर रहा था, तब मेरा सारा ध्यान तेल के मटके पर था कि कहीं कोई बूंद न गिर जाए। इस कारण मैं एक बार भी नारायण का नाम नहीं ले पाया। तब यमराज ने मुस्कुराते हुए स्वर्ग का वह जवाब दिया जिसकी खोज नारद मुनि कर रहे थे। यमराज, नारद, आपने केवल एक छोटे से तेल के मटके को लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहा, जिसके कारण आप एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले पाए। दूसरी ओर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अपने पूरे जीवन का भार, परिवार, काम, जिम्मेदारियां उठाता है। उसे दिन रात अपने कर्म करने होते हैं, अपनी रोटी कमानी होती है और ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करता है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हर पल ईश्वर को याद रखता है, वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। स्वर्ग का निर्णय आपके कर्मों के दिखावे से नहीं होता, बल्कि आपके हृदय की निष्ठा और ईमानदारी से होता है। नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यमराज को धन्यवाद दिया और समझ गए कि ईश्वर को याद करना किसी विशेष समय या स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीवन जीने के तरीके में समाहित होना चाहिए। इस कहानी का सार। कर्तव्य पहले। अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना सबसे बड़ा धर्म है। निष्ठा ही महत्वपूर्ण है। दिखावे के बड़े बड़े कर्मों से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने छोटे से छोटे काम को भी भगवान को याद करते हुए करें। यही स्वर्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों में भी ईश्वर को याद रखता है और संतोष से जीता है, उसके लिए स्वर्ग और कहीं नहीं बल्कि यही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और पौराणिक या प्रेरणादायक कहानी को लिखूं? दिल्ली का लाल किला सुबह की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। महल की छतों पर बैठे कबूतरों की कतारें मानो सूरज के साथ जाग उठीं। शाही बाग में चमेली की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। लेकिन इस सुहानी सुबह के बीच शाही महल में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि सूबेदार, वजीर, सेनापति और सारे दरबारी एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बादशाह अकबर बेहद परेशान थे। कारण था एक संदेश। वो संदेश कुछ दिन पहले आया था, दूर एक राज्य से। उस राज्य का राजा बड़ा ही घमंडी और चालाक माना जाता था। उसका दावा था कि उसकी बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। उसने अकबर को चुनौती दी थी, हे बादशाह, यदि आपका दरबार वास्तव में चतुर है, तो इस पहेली को सुलझा कर दिखाए। यदि न कर सके, तो आपकी जीत की दावेदारी झूठी है। पेपर पर लिखी पहेली बेहद साधारण लगी, मगर जवाब किसी के समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसी चीज बताओ जो हर जगह है, सबको दिखाई देती है, पर कोई उसे छू नहीं सकता। पहेली साधारण थी, पर असली समस्या पहेली नहीं थी, समस्या थी प्रतिष्ठा। अगर जवाब न दिया गया तो बादशाह की छवि पर प्रश्न उठता। यदि गलत जवाब गया तो विरोधी राज्य इसे अपनी जीत घोषित करता। अकबर रातों से सो नहीं पाए थे और आज उन्होंने दरबार बुलाया था। दरबार का दृश्य। राज दरबार में बादशाह बेहद गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मोतियों से जड़ी पगड़ी, गहरे लाल रंग का शाही कोट, आंखों के नीचे हल्की थकान, पर चेहरे पर वही शाही गरिमा। वजीर अबुल फजल आगे बढ़े, जहांपनाह, शायद जवाब हवा है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, हवा छुई जा सकती है, महसूस तो होती ही है। एक और मंत्री बोला, तो प्रकाश? अकबर फिर बोले, प्रकाश दिखता है, पर हर जगह नहीं है जहां अंधेरा है। सब चुप। दरबार के कोने में बीरबल खड़ा था, पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अकबर की झुनझलाहट। अकबर थोड़ा क्रोधित स्वर में बोले, तुम सब दिन रात राज्य के खजाने खाते हो,
और इतनी सी पहेली का जवाब नहीं दे सकते। क्या मेरे दरबार में कोई बुद्धिमान बचा भी है? मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने बीरबल की ओर देखा मानो अब वही समाधान है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? जवाब जानकर भी नाटक कर रहे हो क्या? बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, पहेली का जवाब ढूंढना कठिन नहीं, लेकिन समय पर देना आवश्यक है। मतलब? बीरबल बोला, कभी कभी जवाब से ज्यादा जरूरी होता है उसे सही मौके पर कहना। अकबर भौहें सिकोड़ते हुए बोले, तुम फिर अपनी चालाकी भरी बातें शुरू मत करो। बताओ जवाब क्या है? बीरबल ने धीरे से कहा, सच। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, सच कैसे? बीरबल बोला, सच हर जगह है, दिखता सबको है, पर कोई उसे छू नहीं सकता। लोग उसे महसूस करते हैं, पर पकड़ नहीं सकते, और कई तो उससे भागते हैं। दरबार में हल्की फुसफुसाहट। वजीर बोले, लेकिन क्या विरोधी राजा इसे स्वीकार करेगा? बीरबल मुस्कुराया, स्वीकार करना उसकी मजबूरी होगी, मगर पहले हमें उसे जवाब ऐसे भेजना होगा कि वह हार मानने पर मजबूर हो जाए। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोला, जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बुद्धि से भेजे जाते हैं। अकबर की दूसरी उलझन। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल उलझन अभी शुरू हुई थी। अकबर बोले, बीरबल, यह पहेली तो एक बहाना लगती है। मुझे लगता है वह राजा हमें नीचा दिखाना चाहता है और भविष्य में हमला भी कर सकता है। बीरबल गंभीर हुए। जहांपनाह, जब शब्दों से चुनौती दी जाती है, उसका जवाब तलवार से नहीं, दिमाग से देना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल, पहले हम उसके इरादे जानेंगे, और फिर उसके अहंकार को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, कभी कभी मैं सोचता हूं, बुद्धिमानी भी एक बोझ होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, हाँ, लेकिन सही व्यक्ति के कंधों पर यह बोझ कभी भारी नहीं होता। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। एक ऐसा उत्तर लिखो जिससे विरोधी हार भी जाए और हमारे सामने झुक भी जाए। बीरबल झुककर बोले, हुक्म सर। आंखों पर रात का मौन और बीरबल की योजना। रात को बीरबल अपने घर लौटे। चांदनी में कागज, स्याही और दीपक रखकर लिखने लगे। उनकी कलम रुक रुक कर चल रही थी। वे केवल जवाब नहीं लिख रहे थे, एक राजनीतिक संदेश कह रहे थे। वे बोले, उत्तर ऐसा होगा जो उसकी चुनौती को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे खुद सोचने पर मजबूर करेगा कि चुनौती देना ही उसकी गलती थी। उन्होंने 3 पंक्तियां लिखीं, और हल्की मुस्कान आई। अगली सुबह जवाब पेश। अगली सुबह बीरबल जवाब लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, जवाब तैयार है? बीरबल ने चिट्ठी बादशाह को दी। अकबर ने पढ़ा और चौंक कर बोले, बीरबल, तुमने सच में खेल पलट दिया है। मंत्री बोले, क्या लिखा है? अकबर ने पत्र वजीरों को पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, अब असली खेल शुरू होगा। कहानी आगे बढ़ेगी भाग 2 में, जहां विरोधी राजा जवाब पढ़ता है और यह बात युद्ध तक पहुंच जाती है, और बीरबल एक चाल चलेंगे जो इतिहास में याद रहेगी। अगर आपको यह शुरुआत दिल्ली से भेजी गई चिट्ठी जब दूसरे राज्य पहुंची, तब वहां का माहौल अकबर के महल जैसा शांत नहीं था। वह राज्य छोटा था, पर राजा अत्यंत अभिमानी था। उसका नाम था राजा महादेव सिंह, एक तेज दिमाग वाला पर अहंकारी शासक, जो अपने ज्ञान को किसी से कम नहीं समझता था। उसके दरबार में 20 विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कशास्त्री बैठे रहते। उसे विश्वास था कि पूरा हिंदुस्तान में अकबर से ज्यादा बुद्धिमान वही है। दिल्ली से आया जवाब। राजा के मंत्री ने चिट्ठी लाकर कहा, महाराज, बादशाह अकबर की ओर से उत्तर आया है। राजा मुस्कुराया। आखिरकार उनके दरबार ने घुटने टेक ही दिए। पर जैसे ही राजा ने चिट्ठी खोली, उसकी मुस्कान ठहर गई। चिट्ठी में लिखा था, बीरबल के शब्द, सच हर जगह है, सब देखते हैं, पर कोई छू नहीं सकता। उसे स्वीकार करने वाला विजयी होता है, और उससे भागने वाला पराजित। राजा कुछ पल चुप रहा। सारे दरबारी उसके चेहरे को पढ़ने लगे। वजीर बोला, महाराज, यह जवाब सही लगता है,
राजा ने भौहें चढ़ाई। लेकिन यह केवल जवाब नहीं है, यह चुनौती है। वे कहना चाहते हैं कि हम सच से दूर भागते हैं। दूसरा मंत्री बोला, यह उत्तर आपको बेहिस में खींच रहा है, महाराज। राजा ने दांत भींचे। तो फिर हम भी जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि वो मौन हो जाए। राजा की प्रतिज्ञा। राजा बोला, अकबर सोचता है कि उसका दरबार बुद्धिमान है, तो अब मैं उसकी बुद्धि को चुनौती नहीं, अपमान करूंगा। दरबार में शोर उठ गया। एक विद्वान बोला, महाराज, सावधानी से कदम रखें। दिल्ली की शक्ति विशाल है। राजा हंसा, शक्ति तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतता हूं। लेकिन यह घमंड भविष्य का तूफान बनना था। राजा का जवाबी पत्र। राजा ने अपनी कलम उठाई और कठोर शब्दों में पत्र लिखा। सच की बात करना सरल है, पर उसे प्रमाणित करना कठिन। तुम्हारा उत्तर शब्दों का खेल है, ज्ञान का नहीं। यदि सच वास्तव में हर जगह है, तो उसे सिद्ध करके दिखाओ। फिर उसने सबसे चौंकाने वाली बात लिखी, मैं तुम्हें अपने राज्य आमंत्रित करता हूं। यदि तुम्हारा बीरबल सच को सिद्ध कर दे, मैं तुम्हें महान मानूंगा। यदि नहीं कर पाया, तो तुम मेरे समक्ष झुकोगे। दरबार स्तब्ध। मंत्री बोला, महाराज, यह तो युद्ध की नींव है। राजा ने कहा, मैंने चुनौती नहीं दी, सच को आरसा दिखाया है। और उसने पत्र दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में हलचल। कुछ दिन बाद संदेश दिल्ली पहुंचा। अकबर ने पत्र पढ़ा और मेज पर पटका। ये राजा हद पार कर रहा है। वह कब से मुझे आदेश देने लगा। सेनापति बोला, जहांपनाह, बस हुक्म दीजिए, हम उसकी हद में घुसकर रौंद देंगे। अकबर तमतमाए हुए बोले, यह अपमान है। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारी वजह से बात यहां तक पहुंची। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हम शब्दों से लड़ रहे हैं, तलवार से जवाब देना हमारी हार होगी। अकबर बोले, तो अब तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सच को साबित करने के लिए सच की यात्रा करनी होगी। अकबर ने पूछा, मतलब? मैं उस राज्य जाऊंगा, और वहां सच को उसके सामने खड़ा कर दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने इसे साहसी कहा, कुछ ने मूर्खता। अकबर चुप रहे। फिर बोले, अगर तुम असफल हुए तो? बीरबल झुककर बोले, तो सच भी असफल होगा, और वह दिन दुनिया नहीं देख पाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, जाओ, लेकिन यह यात्रा सिर्फ पहेली की नहीं, हमारी प्रतिष्ठा की है। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह बीरबल अपनी सरल सवारी और कुछ गिनती के सैनिकों के साथ निकल पड़े। उनके पास न सोने की थैली थी, न शाही तंबू, सिर्फ एक छोटा थैला, एक किताब और एक दीपक। यात्रा के बीच रास्ते में लोग उनसे पूछते, मंत्री होकर इतनी साधारण यात्रा? बीरबल मुस्कुराते, सच जहां होता है, वहां धन की जरूरत नहीं। रास्ते में वे कई गांवों से गुजरे। एक जगह किसान लड़ रहे थे, अगली जगह व्यापारी धोखा दे रहा था, कहीं पंडित बहस में लगे थे। बीरबल हर जगह रुक रहे थे, समाधान दे रहे थे। सैनिकों ने पूछा, हम तो यात्रा पर है, फिर यह सब क्यों? बीरबल बोले, किसी राज्य का सच केवल उसके राजमहल में नहीं मिलता, लोगों के जीवन में मिलता है। विरोधी राज्य में आगमन। 3 दिन बाद वे राजा महादेव सिंह के राज्य पहुंचे। सैनिकों ने उन्हें रोका, तुम वही बीरबल हो? बीरबल मुस्कुराए, यदि बुद्धि का कोई और नाम नहीं। उन्हें महल में ले जाया गया। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है ए बीरबल, चलो, देखता हूं तुम्हारी बुद्धि कितना सच जानती है। बीरबल ने नमस्कार किया। सच को जानना आसान है महाराज, पर उसे देखना कठिन। राजा बोला, तो शुरू करते हैं। पहला परीक्षण। राजा का पहला चैलेंज। राजा ने दरबारियों, विद्वानों और प्रजा को बुलाया। सामने एक बड़ा हॉल, बीच में एक पत्थर की मूर्ति रखी गई, बिल्कुल मानव आकार की। राजा बोला, अगर सच हर जगह है, तो इस मूर्ति में भी होना चाहिए। दिखाओ सच कहाँ है। दरबार हंस पड़ा। राजा ने व्यंग्य किया,
या फिर शायद तुम्हारा सच केवल कहानियों में है? भीड़ चिल्लाई, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। बीरबल शांत रहे। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर जनता की ओर मुड़कर बोले, सच मूर्ति में नहीं, उसे बनाने वाले हाथों में है। राजा चौंका। बीरबल आगे बोले, सच पत्थर में नहीं होता, पर पत्थर को इंसान का रूप देने वाली सोच में होता है। सच चीजों में नहीं, कर्मों में होता है। दरबार में सन्नाटा। राजा चुप, पर अभी हार मानने वाला नहीं था। वह बोला, अच्छा जवाब, पर यह तो शुरुआत थी। असली परीक्षा अब होगी। उसने घोषणा की, कल सुबह पूरे राज्य के सामने मैं सच को पकड़ने की चुनौती दूंगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रात की चुप्पी। उस रात बीरबल महल के अतिथि कक्ष में बैठे दीपक जलाए सोच रहे थे। सैनिक सो चुके थे, राज्य मौन था। बीरबल ने खिड़की से आसमान देखा और स्वयं से कहा, सच को साबित करना नहीं, महसूस कराना है। और कल यही होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों पर पड़ी। हवा सुबह की ताजगी से भरी थी, लेकिन राज्य के केंद्र मैदान में जमा विशाल भीड़ में एक अलग ही उत्सुकता थी। आज दिन था बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा का, राजा महादेव सिंह के सामने सच को सिद्ध करने का दिन। राजा ने यह व्यवस्था किसी साधारण खेल की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े आयोजन की तरह की थी। मैदान के चारों ओर सैनिक खड़े थे, ऊंचे स्तंभों पर रेशमी झंडे लहरा रहे थे, और एक बड़ी सुनहरी सिंहासन कुर्सी के ऊपर राजा स्वयं विराजमान था। बीरबल मैदान के केंद्र में शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न क्रोध, सिर्फ गहरी दृढ़ता। राजा की चुनौती घोषित। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि सच हर जगह है। आज हम उसे पकड़कर दिखाने का प्रयास करेंगे। यदि तुम सच को दिखा नहीं पाए, तुम्हारी हार, तुम्हारे बादशाह की हार। भीड़ गर्जना करने लगी, सच दिखाओ, सच दिखाओ। राजा ने हाथ उठाया और मैदान के बीच एक धोखेबाज व्यापारी को लाया गया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। राजा बोला, यह व्यापारी चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। यह दावा करता है कि वह निर्दोष है। अदालत में कोई प्रमाण नहीं मिला। तुम कहते हो सच हर जगह है, तो बताओ, क्या यह दोषी है या निर्दोष? भीड़ चुप हो गई। राजा मुस्कुराया। यह कठिन स्थिति थी। अगर बीरबल बोले निर्दोष, तो जनता कहती, तुम चोर का साथ दे रहे हो। अगर बोले दोषी, तो राजा कहता, तुम बिना प्रमाण सच का दावा कैसे कर रहे हो? यह एक दिमागी जाल था, और राजा को पूरा विश्वास था कि बीरबल फंसेंगे। बीरबल का अप्रत्याशित कदम। बीरबल चुपचाप व्यापारी के पास गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, गहरी थकान, डर और कहीं न कहीं अपराध की छाया। बीरबल ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मैं सच बताऊंगा, लेकिन पहले तुम सब मुझे एक बात बताओ, सच कहाँ जन्म लेता है? हमारे शब्दों में या हमारे कर्मों में? भीड़ कुहक उठी। राजा भी सोच में पड़ गया। बीरबल बोले, किसी का सच उसके शब्द नहीं बताते, उसका व्यवहार बताता है। भीड़ में हलचल हुई। फिर बीरबल ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसके हाथ खोल दो। राजा तिलमिला गया। तुम एक संदिग्ध को आजाद कराना चाहते हो? बीरबल बोले, कैद में व्यक्ति सच नहीं बोलता, डर सच को छुपा देता है। उसे आजाद करो, ताकि उसका सच खुद सामने आए। सैनिकों ने राजा के इशारे पर रस्सियां खोल दीं। व्यापारी कांपता हुआ खड़ा था। बीरबल ने उसे एक पर्स दिया। उसमें कुछ सिक्के थे। व्यापारी हैरान हो गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, यहां से निकलो, बाजार जाओ, और इन पैसों से जो चाहो खरीदो। पर याद रखना, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, सिवाय तुम्हारे सच के। सैनिकों ने रास्ता छोड़ दिया। भीड़ चौंकती रही। व्यापारी बाजार की ओर भागा। हर कोई सांस रोके देख रहा था। बाजार में सच की परीक्षा। बीरबल चुपचाप भीड़ में मिलकर बाजार पहुंचे। वहां व्यापारी एक दुकान के सामने खड़ा था। उसके सामने सोने से मढ़ा हुआ प्याला रखा था, जिसकी कीमत उसकी अदालत की सजा से कहीं ज्यादा थी। कई लोग सोचने लगे, वह जरूर भगा लेगा। लेकिन व्यापारी ने उस प्याले को उठाया।
कुछ पल देखा, फिर धीरे से नीचे रख दिया। उसने सबसे सस्ती चीज खरीदी, एक रोटी, और धीरे से बोला, मैं चोर नहीं हूं, मैं बस भूखा था। आंखों से आंसू गिर पड़े। मैदान में वापसी। बीरबल वापस राजा के सामने लौटे। राजा चिढ़कर बोला, यह क्या साबित करता है? बीरबल मुस्कुराए, यह साबित करता है कि सच को पकड़ने की जरूरत नहीं, सच को देखने का अवसर देना पड़ता है। फिर बोले, चोर वह नहीं जो पकड़ा जाए, चोर वह है जो चोरी कर सके पर न करे। पूरा मैदान शांत हो गया। भीड़ में कुछ लोगों ने ताली बजानी शुरू की, फिर तालियां बढ़ती गईं। एक क्षण में पूरा मैदान गूंज उठा। राजा महादेव सिंह स्तब्ध रह गया। राजा का आघात और ईर्ष्या। राजा ने सोचा था बीरबल असफल होंगे, लेकिन अब उसने देखा, सत्य की जीत सिर्फ शब्दों से नहीं, इंसान के मन से होती है। लेकिन राजा के भीतर एक नई आग जल उठी, ईर्ष्या। उसने मन में सोचा, बीरबल अकेले मेरे राज्य में आकर जनता को मेरा नहीं, अपना बना रहा है। अगर वह जनता के दिल जीत ले, तो मैं क्या रह जाऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर मन में तूफान। उसने घोषणा की, बीरबल, यह केवल पहली परीक्षा थी, असली चुनौती अब आएगी, जहां शब्द नहीं, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे। भीड़ फिर उत्साह से भर उठी। रात में षड्यंत्र। उस रात राजा ने अपने गुप्त मंत्रियों को बुलाया। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। राजा बोला, बीरबल को बुद्धि से नहीं हरा सकते, तो हमें हालात ऐसे बनाने होंगे कि सच खुद उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। एक मंत्री बोला, महाराज, आपका क्या आदेश है? राजा ने मेज पर हाथ मारा, हम रात में एक अपराध करेंगे और दोष बीरबल पर डालेंगे। दूसरा मंत्री हंसा, और सुबह उसे सच साबित करने को कहेंगे, जबकि सच ही उसके खिलाफ होगा। राजा ने कहा, देखते हैं तब भी सच हर जगह है या नहीं। कमरे में दुष्ट मुस्कानें गूंज उठीं। बीरबल उस समय अपने कमरे में दीपक बुझा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि सुबह एक तूफान आने वाला है। भाग 3 समाप्त। अब कहानी बहुत नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले भाग में रात में किया गया अपराध, बीरबल पर इल्जाम, जनता का क्रोध, और बीरबल कैसे सच को जीवित करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो लिखें। भाग 1, चाल की शुरुआत। शाही दरबार, रहस्य, राजनीति और हास्य का मिश्रण। दिल्ली के शाही महल में उस सुबह हल्की धुंध थी, जैसे मौसम खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। लाल किले के प्रांगण में सैनिकों की कतारें लगी थीं, बाजार के रास्ते से घोड़ों की टापें सुनाई देती थीं, और दरबार में आज ज्यादा हलचल थी। कारण, एक नई नियुक्ति। अकबर ने हाल ही में एक नए मंत्री को दरबार में स्थान दिया था, राज्य वित्त मंत्री रणविजय सिंह। वह शिक्षित, प्रभावशाली, बातों में मीठा और चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए रहता था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महत्वाकांक्षा से ज्यादा स्वार्थ की ओर इशारा करती थी। लोग फुसफुसाते, बहुत चालाक है, पर बादशाह का विश्वास जीत चुका है, बीरबल को भी पीछे कर देगा शायद। रणविजय के मन में एक और विचार पनप रहा था, दरबार में असली चुनौती बीरबल है। जब तक वो है, मैं पूरी सत्ता नहीं पा सकता। उसने सोचा, पहले उसकी बुद्धिमानी को छोटा साबित करना होगा, उसके बाद उसे हटाना आसान होगा। मंत्री की पहली चाल। एक दिन दरबार लगा, बादशाह सिंहासन पर विराजमान, सभी मंत्री अपनी जगह। तभी रणविजय आगे बढ़ा और बोल, जहांपनाह, राज्य के खजाने की हालत चिंताजनक है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्यों? आय तो बढ़ रही है। मंत्री ने नकली चिंता से कहा, जी, मगर खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है, विशेषकर उन योजनाओं पर जिनका लाभ नहीं मिल रहा। मेरी सलाह है कि राजकोष से निकासी पर कड़ी निगरानी हो। बीरबल ने शांतिपूर्वक पूछा, आप किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? रणविजय मुस्कुराया, उदाहरण के लिए, गरीबी राहत के लिए बीरबल द्वारा सुझाए गए वितरण कार्यक्रम। बहुत धन खर्च हुआ पर परिणाम नगण्य। दरबार में बुदबुदाहट फैल गई। रणविजय का उद्देश्य स्पष्ट था, बीरबल की विश्वसनीयता पर हमला।
बादशाह गंभीर हुए। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने संयम से कहा, जहांपनाह, परिणाम समय के साथ दिखते हैं। पर रणविजय बीच में बोल पड़ा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो एक परीक्षा रखी जाए। यदि बीरबल सचमुच राज्य के धन का बुद्धिमानी से उपयोग जानते हैं, तो उन्हें एक नई समस्या हल कर दिखानी होगी, कम से कम खर्च में अधिकतम लाभ। बादशाह सोच में पड़ गए, दरबार उत्सुक, और बीरबल मुस्कुराए क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, यह सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि साजिश है। ठीक है, अकबर बोले, परीक्षा होगी। परीक्षा का ऐलान। मंत्री ने घोषणा की। राज्य के पास एक दूरदराज गांव था जहां बार बार अकाल और पानी की कमी होती थी। राजा ने कई योजनाएं बनाई, पर समस्या हल नहीं हुई। रणविजय बोला, बीरबल को एक मोहरबंद कोष दिया जाएगा, सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्रा। वे केवल इसी से गांव की समस्या हल करें। यदि सफल हुए तो उनकी नीतियां सही मानी जाएंगी, यदि विफल हुए तो उन्हें पद छोड़ना होगा। दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चुनौती की कठिनाई से नहीं, उसके उद्देश्य से सफलता तय होती है। मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूं। रणविजय भीतर ही भीतर हंस। दरबार समाप्त होते ही बीरबल महल से बाहर निकले। रास्ते में एक गरीब बूढ़ी औरत ने पानी की छोटी सी पोटली लिए रोक लिया। सेठ लोग सोना बांधते हैं, पर हमें पानी ही चाहिए साहिब। वह बोली। बीरबल ठहर गए। उनकी आंखों में एक गहरा विचार जागा। समस्या सोने से नहीं, स्रोत से है। उन्होंने आसमान देखा, बादल दूर, धरती सूखी, पर मन में समाधान की पहली रोशनी कौन थी? वे बुदबुदाए, पैसा कम है, पर बुद्धि अनंत है। भाग 2, सच की तलाश। बीरबल अगले ही सुबह बिना किसी शोरगुल के महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। साधारण कपड़े, साधारण घोड़ा, और साथ सिर्फ 2 सैनिक। कोई शाही ध्वज नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, क्योंकि इस यात्रा का मकसद दिखावा नहीं, सच की तलाश था। रास्ता लंबा था। किलों, खेतों और पगडंडियों से होते हुए लगभग 2 दिन बाद वे उस गांव पहुंचे जिसका जिक्र रणविजय ने किया था, सरौतकर। गांव की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह समस्या नई नहीं थी। सूखी मिट्टी, टूटी नहरें, पानी के लिए मीलों पैदल जाती महिलाएं, और खेतों में खड़े लोग जिनकी आंखों में उम्मीद से ज्यादा थकान थी। बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां बारिश कम होती है क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, बारिश तो होती है साहिब, बस पानी हम तक आता नहीं। नहरें टूटी है? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा बोला, नहरें तो हैं, मगर पानी उन जमींदारों के खेतों में मोड़ दिया जाता है जो ऊपर रहते हैं। नीचे वाले गांव तक सिर्फ बचा खुचा पहुंचता है। बीरबल की भौहें सिकुड़ी। समस्या प्राकृतिक नहीं, मनुष्य की बनाई हुई थी। गांव में छुपा राजनीतिक खेल। गांव का असरदार जमींदार, सेठ महादेव दत्त, गांव के अमीरों का मुखिया था। पानी की दिशा बदलने वाले बांधों पर उसी का नियंत्रण था। वह किसानों को उधार देता और बदले में उनकी जमीनें गिरवी रखवा लेता। धीरे धीरे पूरा गांव उसके नियंत्रण में आ गया था। बीरबल रात में गांव के चौपाल में बैठे और मजदूरों से पूछा, जब सब जानते हो कि पानी रोका जा रहा है, विरोध क्यों नहीं करते? एक युवक बोला, हमने किया था साहिब, मगर जो आवाज उठाए उसकी फसल रातों रात चला दी जाती है। एक और बोला, और सेठ का रिश्तेदार दरबार में मंत्री बन गया है, कौन सुनेगा हमारी? बीरबल चौंके। रणविजय। लोग बोले, हाँ साहिब, वही। अब पत्ते खुलने लगे थे। मुद्दा सिर्फ पानी नहीं, मंत्री की सत्ता और भ्रष्ट नेटवर्क था। बीरबल की चुपचाप जांच शुरू। बीरबल ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे आपकी आंखें, कान और पैर चाहिए। जो भी पानी के रास्ते पर काम चल रहा हो, मुझे बताओ। बच्चे खुश। मिशन शुरू। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट मिली। रात में मजदूर बांध मजबूत कर रहे थे। पानी को ऊपर ही मोड़ा जा रहा था। नया बांध मंत्री के आदेश पर बन रहा था। वित्तीय खर्च राज्य के नाम पर, लाभ सेठ के खेतों को। बीरबल बोले, यानी राज्य के धन से निजी लाभ। यह सुनकर बूढ़ा किसान रो पड़ा, साहिब, हम बस पानी चाहते हैं,
सत्ता नहीं। बीरबल ने उसका हाथ थामा। जब तक न्याय जीवित है, तुम्हारे पक्ष में कोई न कोई खड़ा रहेगा। बीरबल की रणनीति, पहला कदम। उन्होंने एक छोटा सा आदेश लिखा, नहर निर्माण कार्य अगले आदेश तक बंद। श्रमिकों को राज दरबार में पेश होने का निर्देश। लेकिन यह आदेश गांव में नहीं, सीधे अकबर के हाथ पहुंचाने का था। बीरबल ने सैनिक से कहा, यह फरमान आज रात दिल्ली भेजो और बादशाह को दो, किसी और को मत देना। सैनिक चल पड़ा। उधर दरबार में रणविजय दरबार में बैठा मुस्कुरा रहा था। अब तक बीरबल हार मान चुका होगा। उसी समय सैनिक दिल्ली पहुंचा और फरमान अकबर को दिया। अकबर ने फरमान पढ़ा, कागज पर कुछ पंक्तियां, पर उनमें सच्चाई थी। काम बंद कर दिया जाए। क्यों? उन्होंने तुरंत मंत्री को बुला भेजा। भाग 2 का क्लिफ हैंगर। अकबर दरबार में रणविजय की ओर देखते हुए बोले, मुझे यह बताओ, निर्माण कार्य गांव के लिए था या जमींदार के लिए? रणविजय चौंक गया। जहांपनाह, यह झूठ है। किसने कहा? अकबर चुप रहे, सिर्फ फरमान सामने रख दिया। रणविजय के माथे पर पसीना। वह सोच रहा था, बीरबल, तुमने इतनी जल्दी। भाग 3, मंत्री की चाल और बीरबल का पलटवार। अकबर के सामने खड़े रणविजय के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने खुद को संभाला, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, जहांपनाह, ये फरमान गलत है। बीरबल को पूरी जानकारी नहीं है। जो निर्माण चल रहा था वह गांव के हित में था। अकबर ने सवालिया नजरों से पूछा, तो पानी सिर्फ कुछ खेतों की ओर ही क्यों बह रहा था? रणविजय के पास तुरंत जवाब नहीं था, पर उसने चालाकी से कहा, यह अस्थायी व्यवस्था थी। आगे पूरा गांव पानी पाएगा। और यदि आपको संदेह है, तो 1 महीने बाद खुद देख लीजिए। दरबार में कुछ मंत्री सहमति में सिर हिलाने लगे। रणविजय ने सोचा, समय मिल जाए बस, सब कागजात और गवाह तैयार कर लूंगा। लेकिन तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर हलचल हुई। 4 ग्रामीण अंदर आए, थके हुए, धूल में लिपटे, पर उनके कदमों में दृढ़ता थी। सबसे आगे वही बूढ़ा किसान था। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, हम गांव से आपके पास सच लेकर आए हैं। रणविजय घबरा गया। ये लोग यहां कैसे पहुंचे? ग्रामीणों की गवाही। किसान बोला, हर साल हम पानी के लिए लड़ते हैं, मगर बांध हमारे हिस्से को रोक देता है। मजदूरों को राखता है सेठ महादेव दत्त, और वह मंत्री रणविजय का रिश्तेदार है। एक महिला बोली, हम महीनों से रात को पहरा देते हैं कि कोई हमारी फसल जला न दे। एक युवक चिल्लाया, हमारे गांव की पीड़ा कागजों में नहीं, जमीन में है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने मंत्री की ओर देखा, रणविजय, क्या यह सच है? रणविजय ने जवाब दिया, ये सब झूठ है। इन्हें किसी ने उकसाया है। अकबर ने पूछा, किसने? रणविजय उतावला होकर बोला, बीरबल ने। दरबार में हलचल। उसी क्षण दरबार के द्वार पर कदमों की आवाज सुनाई दी। बीरबल लौट आए थे। बीरबल का प्रवेश और जवाब। बीरबल शांत चेहरे से आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मैंने इन्हें नहीं भेजा। इन्होंने खुद तय किया कि झूठ से बचने के लिए सच को चलकर आपके तक पहुंचना होगा। रणविजय तिलमिला उठा, तुम पर कहानियों का जादू चलता है बीरबल, पर राज्य धन का हिसाब जादू से नहीं, प्रमाण से होता है। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा, इसलिए प्रमाण भी साथ लाया हूं। उन्होंने अपनी पोटली खोली और कुछ कागज निकाले। नहर निर्माण की रसीदें, मजदूरों के भुगतान की चिट्ठियां, बांध की दिशा बदलने का आदेश, और वह हस्ताक्षर जिसमें लाभार्थी का नाम सेठ महादेव दत्त। अकबर ने दस्तावेज देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह आदेश किसकी अनुमति से जारी हुआ? बीरबल ने सीधे रणविजय की ओर देखा, मंत्री की मुहर इस पर है, हुजूर। दरबार में सन्नाटा फैल गया। मंत्री का पलटवार, अंतिम चाल। फंसकर रणविजय ने अंतिम दाव खेला। हाँ, मुहर मेरी है। लेकिन बीरबल इस समस्या को हल नहीं कर पाए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर चुके, फिर भी गांव को पानी नहीं मिला। अकबर ने नजर बीरबल पर टिका दी, क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए, हाँ, मैंने पूरा धन खर्च कर दिया।
दरबार हलचल में डूब गया। रणविजय विजयी भाव से बोला, देखा, न परिणाम न धन, अब इन्हें पद छोड़ना होगा। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तो धन कहा गया बीरबल? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, उसी स्थान पर जहां आज राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। रणविजय हंसा, और वह स्थान कौन सा है? बीरबल ने बोला, आज रात ही पता चल जाएगा, कल सुबह सूरज उगने से पहले। भाग 3 का क्लिफ हैंगर। अकबर आदेश देते हैं, कल सुबह हम स्वयं गांव चलकर देखेंगे। रणविजय के चेहरे से रंग उड़ गया। बीरबल ने मंत्री की ओर देखा और एक वाक्य कहा, सच को छिपाने वाले हमेशा रात का इंतजार करते हैं, और मैं सच को सुबह की रोशनी में ढूंढता हूं। रणविजय मन ही मन घबराया। भाग 4, सच की सुबह। रात हल चुकी थी। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे खुद इस कहानी का साक्षी हो। महल के आंगन में घोड़े तैयार थे, सैनिक कतार में खड़े थे, और बीच में खड़े थे बादशाह अकबर, बीरबल और मंत्री रणविजय। अकबर ने आदेश दिया, हम अभी गांव चलेंगे, रात में ही। रणविजय चकित, जहां पनाह, अभी अंधेरा है, रास्ते कठिन हैं। अकबर की नजरें कठोर थीं। सच अंधेरे में ही छिपता है, और हम उसे आज ही पकड़ेंगे। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पता हो कि सुबह क्या होने वाला है। यात्रा और रास्ते की सच्चाई। रात भर यात्रा चली। सैनिक मशाले लिए थे, हवा तेज थी, और कदमों की दस्तक सुनसान पगडंडी में गूंज रही थी। रणविजय मन ही मन परेशान था, अगर सुबह सबको कुछ पता नहीं चला तो। बीरबल ने धन कहाँ लगाया? उधर बीरबल तारों की ओर देख रहे थे, जैसे प्रकृति से संवाद कर रहे हों। सूरज की पहली किरण। सवेरा होते होते वे गांव पहुंच गए। गांव वाले पहले से चौपाल पर एकत्र थे। बच्चों की आंखों में उम्मीद, बुजुर्गों के चेहरों पर थकान, और महिलाओं की आंखों में सवाल। अकबर ने आदेश दिया, हमें सारी नहरें दिखाओ। सब चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बांध दिखे, मिट्टी के रास्ते दिखे, और सच भी। पहला खुलासा, एक बड़ा बांध दिखा जो पानी रोक रहा था। अकबर ने कहा, इसे तोड़ो। सैनिक आगे बढ़े और बांध तोड़ दिया। पानी उफन कर नीचे की ओर बहा, गांव की सूखी नहरों में जीवन की तरह। भीड़ खुश होकर चीख पड़ी, पानी आया, पानी आया। रणविजय बोल पड़ा, ये तो अस्थाई बांध था, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। अकबर चुप रहे। बीरबल आगे बढ़े। बीरबल का असली दाव। बीरबल गांव के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर ले गए। वहां मिट्टी खुदी हुई थी, और निर्माण का निशान। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, यही मैंने 1000 मुद्रा खर्च की है। रणविजय तिलमिलाया, मगर यह तो अधूरा है। बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि यह नहर नहीं, स्रोत है। मैंने बांध तोड़ने से पहले जलधारा का रास्ता बदला, ताकि पानी ऊपर नहीं, नीचे के गांवों तक आए। गांव वाले चौंक गए। स्रोत बदलने का मतलब? बीरबल ने समझाया, जितना पानी विवाद का कारण था, वह सिर्फ एक नहर तक सीमित था। मैंने उस पहाड़ी से नई जलधारा खोदकर इस गांव तक स्थायी रास्ता बनाया है। अब कोई चाहे तो भी पानी रोक नहीं सकता। अकबर की आंखें चमक उठीं। यानी समस्या सिर्फ पानी की नहीं थी, नियंत्रण की थी। बीरबल ने सिर झुकाया, और मैंने नियंत्रण को जड़ों से बदल दिया। अंतिम प्रहार, भ्रष्टाचार उजागर। बीरबल ने दस्तावेज दिखाए। जमींदार को गुप्त भुगतान, कामगारों को धमकी, राजकोष की राशि का दुरुपयोग। सभी आदेश मंत्री की मुहर से जारी। गांव वाले चिल्ला उठे, मंत्री को दंड दो। रणविजय झुक गया। उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने राज्य के लाभ के लिए किया था। बीरबल ने कहा, किस राज्य के? जिसके लोग पीड़ा में हों, वह राज्य नहीं, वह किसी एक व्यक्ति का साम्राज्य होता है। अकबर का फैसला। अकबर ने गहरी आवाज में घोषणा की, रणविजय सिंह, तुम पर राज्यधन के दुरुपयोग, जनता के अधिकारों का हनन और छल का अपराध सिद्ध होता है। तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाता है, और राज्यद्रोह का मुकदमा चलेगा।
सैनिकों ने उसे पकड़ा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बीरबल के लिए सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तुमने 1000 मुद्राओं में वह कर दिखाया जो लाखों में भी नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए। न्याय धन से नहीं, दृष्टि से होता है, और राजधर्म जनता के आंसू पोंछने में है, सोने के ढेर लगाने में नहीं। गांव वाले बीरबल के कदम छूने लगे। भाग 5। चालाक मंत्री की असली चाल पकड़ में। पिछले भागों की आगे की कहानी, 10,000 शब्दों की लंबी कहानी जारी। भाग 5। साजिश का जाल और बीरबल की योजना। दरबार में अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि बीरबल राज्य की संपत्ति अपने रिश्तेदारों में बांट रहा है। चालाक मंत्री का नाम किसी की जुबान पर नहीं था, पर वह भीतर ही भीतर इस आग में घी डालता जा रहा था। बीरबल शांत थे। ना उन्होंने सफाई दी, ना गुस्सा किया, बस हर चेहरा ध्यान से देखते रहे। रात का समय बीरबल के घर। वही नौकर जो मंत्री के पास जानकारी भेजता था, आज बेचैनी में इधर-उधर टहल रहा था। बीरबल ने उसे बुलाया और बड़ी दयालुता से बोले, सच फुसफुसाहट से नहीं, साक्ष्य से उजागर होता है। नौकर की गर्दन झुक गई, क्योंकि उसे लगा शायद उसकी जासूसी पकड़ी गई। बीरबल मुस्कुराए, डर मत, आज तुम्हारी मदद ही मुझे सच तक पहुंचाएगी। नौकर हैरान। वह सोच भी नहीं सकता था कि बीरबल सब जानते हुए भी उसे दंड नहीं देंगे। बीरबल की नई योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा करवाई। राज्य की सुरक्षा हेतु सभी ऊंचे दर्जे के मंत्रियों और कोषाध्यक्षों के घरों की संपत्ति का परीक्षण होगा। पूरा दरबार चौंक गया, पर असली झटका चालाक मंत्री को लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वर्षों से उसने चोरी छिपे धन इकट्ठा कर रखा था। वह अकबर के पास पहुंचा। मंत्री, जहां पनाह, यह तो अधिकारों का हनन है, मैं विरोध करता हूं। अकबर, संदेह में, पर इसका उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता है। विरोध क्यों? मंत्री के पास जवाब नहीं था। उसने विषय बदलते हुए कहा, असल में यह योजना बीरबल की चाल हो सकती है। अकबर ने पहली बार मंत्री की बेचैनी देखी। उनके मन में शंका का पहला बीज पड़ा। जांच का दिन। बीरबल खुद निरीक्षण करने नहीं गए। उन्होंने अलग अलग दल बनाए और हर मंत्री के घर जांच शुरू हुई। जब चालाक मंत्री के घर पहुंचे, वहां इतने गुप्त कमरे निकले कि जांच दल दंग रह गया। सोने के सिक्कों के ढेर, महाराज की मुहर लगे दस्तावेज, नकली आदेश पत्र, सब कुछ वहां छिपा था। दरबार में खुला सच। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा था। जांच दल ने सारे सबूत पेश किए। अकबर, तेज आवाज में, ये राज्य का धन तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? मंत्री के पास कोई बहाना नहीं था। वह कांपते हुए बोला, जहां पनाह, यह सब मेरे कर्मचारियों का षड्यंत्र है। मैं निर्दोष हूं। बीरबल धीमे से मुस्कुराए और बोले, क्या हर गलती का दोष तुम पर काम करने वाले लोगों पर डालना ही तुम्हारा काम है? सत्ता की असली परीक्षा पद नहीं, नीयत से होती है। अकबर ने आदेश दिया, चालाक मंत्री को पद से हटाया जाए और कोष की पूरी राशि वापस ली जाए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंत में बीरबल का संदेश। जब सब शांत हुए, अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, तुमने बिना शोर किए सच उजागर कर दिया। तुमने बदले की जगह न्याय चुना। बीरबल, जहां पनाह, यदि सच्चाई मजबूत हो तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं जीत जाती है। अगर आप चाहे तो भाग 6 शुरू कर दूं, जिसमें सजा के बाद मंत्री फिर से बदला लेने लौटता है और बीरबल उसे दूसरी बार मात देते हैं। कहिए। पदच्युत मंत्री की रात। चालाक मंत्री अब सामान्य अपराधी की तरह किले के नीचे बने तहखाने में बंद था, पर रात को उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह क्रोध से जल रहा था। मंत्री, मन में, बीरबल ने मेरा पद छीना, मेरी सत्ता छीनी। यह अंत नहीं, शुरुआत है। उसका चेहरा बदले की आग से भरा था। जेल में मिली रहस्यमयी मुलाकात। कुछ दिनों बाद उसे अचानक किसी ने खाना लाकर दिया। खाना रखने वाला प्रहरी नहीं, एक अनजान आदमी था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम तुम्हें दरबार में वापस लाना चाहते हैं। मंत्री चौंका, तुम कौन हो? हम दरबार के कई उच्च पदाधिकारी, जिन्हें बीरबल की ईमानदारी पसंद नहीं।
हमें ऐसा मंत्री चाहिए जो हमारे लिए फैसले करवाए। मंत्री की आंखों में चमक लौटी। उन्होंने योजना बनाई। पहले बाहर निकलो, फिर दरबार में अफवाह, बीरबल को हटाओ, राजा का विश्वास पाओ, सत्ता वापस। मंत्री का जेल से भागना। एक रात प्रहरी को बेहोश कर दिया गया और पुराने गुप्त सुरंग से मंत्री भाग निकला। सुबह जब इसकी खबर दरबार पहुंची, हलचल मच गई। अकबर क्रोधित हुए। इतनी सुरक्षा में कैदी कैसे भाग गया? कई सेनापति और अधिकारी जांच में जुट गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े सोचते रहे। बीरबल का अनुमान। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साधारण भागना नहीं। अगर किसी ने उसे छुड़ाया है तो वह वापस हमला करेगा, पर सीधे नहीं। वह पहले भ्रम फैलाएगा। अकबर ने पूछा, कौन सा भ्रम? जनता के बीच यह बात फैलाना कि उसे गलत फंसाया गया था। और वही हुआ। अफवाहों का तूफान। सड़कों पर चर्चा शुरू हो गई। मंत्री तो बहुत दयालु था। उसके घर मिला धन बीरबल ने खुद रखा था। बीरबल ने उसे फंसाया ताकि वह सबसे शक्तिशाली बन सके। लोग विभाजित हो गए। राज्य में संदेह का माहौल बन गया। अकबर भी प्रभावित होने लगे। अकबर, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने उसे जानबूझकर फंसाया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, प्रश्न सही नहीं है। पहले यह पूछिए, उसके भागने के पीछे कौन है? अकबर को पहली बार एहसास हुआ कि मामला गहरा है। बीरबल की गुप्त जांच शुरू। बीरबल ने रात को भेष बदलकर शहर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा, कुछ अमीर व्यापारी मंत्री की वापसी का स्वागत कर रहे थे। सेना के कुछ अधिकारी सड़क किनारे मंत्री के पोस्टर लगा रहे थे। एक पुराना रथ तैयार किया जा रहा था राज्य में क्रांति की घोषणा के लिए। इतने सबूत देखकर बीरबल ने योजना बनाई। बीरबल का प्रहार, बिना सीधे टकराव। अगले दिन एक अजीब आदेश निकला। जो भी नागरिक खुद को सबसे ईमानदार साबित कर दे, उसे राजकोष से सम्मान और इनाम दिया जाएगा। सारे लोग हक्के बक्के। पर असली झटका भागा हुआ मंत्री को लगा। मंत्री सोचा, अगर मैं अदालत में जाकर खुद को ईमानदार साबित कर दूं तो मेरी वापसी सुनिश्चित। यही बीरबल चाहते थे। दरबार का दिन, सच्चाई का पर्दाफाश। पूरा राज्य इकट्ठा हुआ। वही भागा हुआ मंत्री भव्य कपड़ों में आया। मंत्री, निडर होकर, जहांपनाह, मैं खुद को सबसे ईमानदार साबित करने आया हूं। मुझे वापस पद दीजिए। अकबर ने कहा, सबूत। मंत्री आत्मविश्वास से बोला, जनता मेरे साथ है, यह सबूत काफी है। बीरबल उठे। राज्य की ईमानदारी जनता की जयकार से नहीं, दस्तावेजों और कर्मों से तय होती है। फिर उन्होंने वे सभी दस्तावेज पेश किए जिन्हें जांच दल ने मंत्री के घर से बरामद किया था। और फिर गवाह पेश किए। उसी गुप्त गुट के 2 अधिकारी जिन्हें बीरबल ने पहले ही पकड़ लिया था। वे बोले, हमने उसे जेल से छुड़ाया। हमने पोस्टर फैलाए। हमें मंत्री से लालच था। हम सब शामिल थे। मंत्री स्तब्ध। जनता मौन। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल। अंतिम आदेश। अकबर, राज्य के प्रति विश्वासघात करने वाले मंत्री को आजीवन कारावास और छिपी संपत्ति राज्य को वापस। दरबार में गड़गड़ाहट जैसे तालियां गूंज उठीं। बीरबल का अंतिम वचन। सभा के बाद अकबर ने कहा, तुमने बिना लड़ाई किए विद्रोह खत्म कर दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब दुश्मन भ्रम से हमला करे तो तलवार नहीं, सच का प्रकाश उठाना चाहिए। अगर आप चाहे तो भाग 7 शुरू कर दूं, जिसमें नए मंत्री की नियुक्ति होती है और बीरबल को एक नई चुनौती मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में साधु है पर असल में राज्य को तोड़ने आया है।